आज हम लोग पर्यावरण के टॉपिक में प्रदूषण प्रमुख सम्मेलन प्रोटोकॉल NAPCC और प्रमुख जो शब्दावलियाँ हैं पर्यावरण की उन पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक अपना उठाते हैं प्रदूषण। प्रदूषण से एक आध प्रश्न आपके एग्जाम में बनते रहते हैं, तो उसको देख लीजिए। देखिए, हमें जो प्रदूषण पढ़ना है उसको समझने के लिए सबसे पहले ये समझिए, प्रदूषण चाहे किसी प्रकार का हो, प्रदूषण कहने का तात्पर्य ही होता है किसी भी चीज़ में क्या हो रहा होगा, नकारात्मक परिवर्तन। सबसे बेसिक तो ये समझिए कि किसी भी चीज़ में क्या हो रहा होगा, नकारात्मक परिवर्तन। अब ये नकारात्मक परिवर्तन किसी भी चीज़ में कब आएगा? देखिए, मान लीजिए कोई एरिया है वायु प्रदूषण, कोई तालाब है जल प्रदूषण, कोई मिट्टी का क्षेत्र है मृदा प्रदूषण, कोई एरिया है जिसमें ध्वनि प्रदूषण। तो कहने का मतलब प्रदूषण कोई भी हो, किसी भी प्रकार का हो, उसमें जब कोई भी एक्स्ट्रा तत्व यानी कि अवांछित तत्व कहने का मतलब कोई भी अनवांटेड एलिमेंट आ जाएगा जो उसमें क्या कर दे, नकारात्मक परिवर्तन कर दे, वही क्या कहलाएगा, प्रदूषण। तो मतलब किसी भी क्षेत्र में जब भी या किसी भी चीज़ में कोई अवांछित चीज़ मिल जाएगी, घुल मिल जाएगी और उसमें क्या कर दे, नकारात्मक परिवर्तन कर दे, वो क्या कहलाएगा, प्रदूषण कहलाएगा। और ये परिवर्तन आया कैसे है, अवांछित चीज़ के मिलने से, तत्व के मिलने से। देखिए, किसी भी क्षेत्र में चाहे वायु हो, जल हो, मृदा हो या फिर ध्वनि हो, ध्वनि प्रदूषण को नहीं लेंगे, ध्वनि प्रदूषण में एक्स्ट्रा ध्वनियाँ मिल करके वही अवांछित तत्व बन जाती है जिसमें नकारात्मक परिवर्तन होता है। तो किसी प्रकार का प्रदूषण कहने का तात्पर्य ही है कि कोई भी अवांछित तत्व मिल जाए और उससे नकारात्मक परिवर्तन हो, वो कहलाएगा प्रदूषण या पॉल्यूशन। अब ध्यान दीजिएगा, जो प्रकृति है हमारी उसमें नकारात्मक परिवर्तन दो जगह होते हैं, एक होता है प्रदूषण में, दूसरा होता है अवनमन में। कभी कभी ये वर्ड आ जाते हैं आपके AR में, तो आपको करने के लिए आसानी होगी। बात समझिए, अवनमन, डिग्रेडेशन। देखिए, एक होता है प्रदूषण। देखिए, नकारात्मक परिवर्तन दो ही जगह है, या तो प्रदूषण हो गया तो भी नकारात्मक परिवर्तन होगा, या तो अवनमन हो गया तो भी नकारात्मक परिवर्तन होगा। अब इन दोनों में अंतर क्या है, यही समझना है। प्रदूषण जो होता है, ध्यान दीजिएगा, स्थान विशेष या स्थानीय स्तर पे किसके द्वारा होगा, मानवीय क्रियाओं द्वारा, मानवीय क्रियाकलापों द्वारा अवांछित चीजों का प्रकृति में घुल मिल जाना और उससे नकारात्मक परिवर्तन होना स्थानीय स्तर पे क्या कहलाता है, प्रदूषण। प्रदूषण की परिभाषा है मानवीय क्रियाकलापों से अवांछित तत्वों का प्रकृति में मिल जाना, किस स्तर पे, स्थानीय स्तर पे क्या कहलाएगा, प्रदूषण। अवनमन जो होता है ये स्थानीय स्तर पे नहीं, आप इसको कह सकते हैं वैश्विक स्तर पे बोल दीजिए। मतलब कि ये किसी एक स्थान पे नहीं, अवनमन हो रहा है तो संपूर्ण का हो रहा है, अवनमन उस पूरे परिक्षेत्र का हो रहा है, वैश्विक स्तर पे हुआ। और इसमें केवल मानवीय क्रियाकलाप ही नहीं सम्मिलित है, मानवीय वजह तो है, मानवीय क्रियाकलाप तो है ही बिल्कुल, इसके साथ साथ प्रकृति का भी स्वरूप खराब हुआ है। अब इन दोनों में अंतर क्या है, देखिए, ये क्या है, छोटे स्तर का है, अवनमन होना मतलब पूरे का ही है, वृहद स्तर का है। अब अवनमन जो होता है वो ऐसी प्रक्रियाएं हो जाती हैं, ये जल्दी ठीक नहीं होंगी, इसको सही नहीं किया जा पा रहा होगा। ध्यान दीजिए, जब अवनमन हो गया पूरी तरह से तो ये क्या नहीं हो रहा होगा, इसको सही नहीं कर पाते भाई, पूरी तरह से अवनमन हो गया, इसको सही नहीं कर पाते। लेकिन ये स्थानीय स्तर है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। देखिए, प्रदूषण हो चाहे अवनमन हो, दोनों का मतलब क्या है, नकारात्मक परिवर्तन। प्रदूषण स्थानीय स्तर पे होता है, अवनमन वैश्विक स्तर पे होगा। प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है वो है मानवीय क्रियाकलाप, और अवनमन के लिए मानवीय क्रियाकलाप प्लस प्राकृतिक क्रियाएं, इसमें सुधार होता है। और ये इतना ज़्यादा अवनमित हो जाता है कि इसमें हम सुधार नहीं कर पाते। तो प्रदूषण को अवनमन का स्तर न धारण करने दिया जाए। कुल मिलाकर के ये दोनों अवस्थाएं हैं। तो इतनी बातें तो क्लियर हो गई होंगी, आप स्क्रीनशॉट लेते जाया कीजिए और हम मिटाते हैं, ठीक है। अब जो प्रदूषण के बाद जो तरह तरह के प्रदूषक हैं उनके विषय में पढ़ना है। देखिए, आपको दो प्रदूषकों का विशेष, दो तरह के प्रदूषण और प्रदूषक आपके एग्जाम में आते हैं, एक जल, दूसरा वायु।
इन पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं बाकी प्रदूषकों के हिसाब से। तो जल और वायु पे ही ज़्यादा फोकस करना है। बाकी इसके अलावा है ध्वनि, मृदा, इस पे थोड़े कम क्वेश्चन बनते हैं, तो इन दोनों को हम लेकर के चलते हैं। बाकी ये दोनों आप अपना पढ़ लीजिएगा। देखिए आगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो हमारा जो पहला है वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण कहने का तात्पर्य ही क्या है? एयर पॉल्यूशन या वायु प्रदूषण। प्रदूषण फैलाने वाले तत्वों को ही कहते हैं हम प्रदूषक, और जिन तत्वों से प्रदूषण फैलता है उसी को हम प्रदूषक कहते हैं। और प्रदूषक जिस एरिया को खराब कर देते हैं वहां आ जाता है क्या? प्रदूषण। तो देखिए, वायु प्रदूषण कहने का मतलब है कि हमारे वायुमंडल में, हमारी वायु में क्या है? अवांछित तत्वों का घुल मिल जाना, जो स्वास्थ्य के लिए क्या हो? हानिकारक हो, वो कहलाएगा वायु प्रदूषण। तो जो प्रमुख वायु प्रदूषक हैं, वायु प्रदूषण में जो प्रमुख प्रदूषक हैं, उनके बारे में यूजीसी अक्सर पूछती है, उन पे ही हमको ध्यान देना है। तो लाइन से उन प्रदूषकों के बारे में जान लीजिए। सबसे पहला प्रदूषक है आपका CO, जिसे हम बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसे हम क्या कहते हैं? दम घोटू गैस। दम घोटू गैस। दम घोटू गैस कहने का मतलब है जब कोई गैस हमारा दम को घोट रही है, यानी हमें श्वसन लेने में दिक्कत हो रही है, तो ये किस श्वसन को प्रभावित कर रही है? कोशिकीय श्वसन को सर्वाधिक प्रभावित करती है। कोशिकीय श्वसन। ये जो गैस है वो कोशिकीय श्वसन को सबसे अधिक प्रभावित करती है। ये क्या करती है कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा को, ऑक्सीजन को एकदम घटा देती है, और घटा करके मतलब ऑक्सीजन को अपने साथ लेकर के CO2 बनाती जाती रहती होगी, और ऑक्सीजन हमारे शरीर से पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, जिससे हमें क्या दिक्कत होगी? सांस लेने में दिक्कत होगी, हमारी कोशिकाएं भी श्वसन नहीं कर पाएंगी। तो कुल मिलाकर के एक तरह की क्या है? जहरीली गैस है। अब ये जो गैस है, इसमें ये प्राप्त कैसी होती होगी? ये जब हम बाकी पदार्थों को जलाते हैं, यानी कि कार्बनिक पदार्थों को जलाते हैं, कार्बनिक पदार्थों को जलाना, ध्यान दीजिएगा। और कार्बनिक कैसे पदार्थ, जैसे प्लास्टिक वगैरह, ये सारी चीज़ें जलाने पर कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। तो इसको दम घोटू गैस कहते हैं, कोशिकीय श्वसन को प्रभावित करती है, और अंत में मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। अब इसके बाद जो दूसरी गैस है वो है CO2। CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। जो आपका ग्लोबल वार्मिंग है, और ग्रीन हाउस गैसों में प्रमुख, ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा जो परसेंटेज होता है वो जल वाष्प का होता है, लेकिन सबसे अधिक जिम्मेदार जो गैस है ग्लोबल वार्मिंग के लिए वो है कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ये महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है। अब ये होती कैसे है? देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड किसी भी चीज़ के आधा जलना, देखिए जब भी कोई चीज़ आधी जली होगी, एक बेसिक सी बात बता रहा है, तो उससे क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। जब भी कोई चीज़ जलती है तो उससे क्या निकलता है? कार्बनिक पदार्थ जब भी जलते हैं तो उससे क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। तो अब इसमें दो प्रमुख चीज़ें हैं, मानवीय क्रियाकलाप से उत्पन्न होती है और ये प्राकृतिक क्रियाकलाप से बहुत ज़्यादा उत्पन्न होती है। कैसे? जंगलों में आग लग जाना, ज्वालामुखी विस्फोट, इन सारी चीज़ों से क्या होती है? ये उत्पन्न होती है। तो ये क्या है? इसका जो सबसे बड़ा रोल है वो क्या है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए। अब इसी ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए हम बहुत से समझौते कर रहे हैं, सम्मेलन करेंगे जो आगे पढ़ेंगे। इसी के साथ एक टर्म जुड़ा होगा, कार्बन सिंक। कार्बन सिंक का मतलब ही कार्बन को सोखना। अब ये कार्बन को सोखना क्या है ये समझिए। जब हमारे वायुमंडल में एक्स्ट्रा मात्रा में अगर कार्बन डाइऑक्साइड आ जाए तो उसको सोखने के लिए हम जिस प्रक्रिया को, जो अवशोषक होंगे उनको बोलेंगे कार्बन सिंक। जैसे हमारे वायुमंडल में अत्यधिक CO2 गैस आ गई तो हम अधिक से अधिक पेड़ लगा करके उस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेंगे?
सिंक कर लेंगे, सोख लेंगे। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? कार्बन सिंक। तो प्रमुख जो अवशोषक होते हैं उसमें सबसे जरूरी क्या है? पेड़ पौधे। वही कार्बन सिंक का सबसे अच्छा काम करते हैं। ठीक। अब जो तीसरी गैस है वो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं मिटा दे रहा हूँ। अब है नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड है, हम NOx लिख दे रहे हैं। X का मतलब 1 2 3 4 मतलब NO2 NO3 NO4 मतलब नाइट्रोजन के जो भी ऑक्साइड हैं उनके बारे में, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ठीक। तो नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं, नाइट्रोजन क्या करता है? वायुमंडल की नमी से क्रिया करके अलग अलग चीजें बना लेता है। नाइट्रिक अम्ल बना लेता है या बहुत सी चीजें। तो ये जब ये नाइट्रिक अम्ल बनाता है तो ये अम्ल वर्षा का कारक बनता है। पहली बात तो ये समझ लीजिए, जब नाइट्रोजन वायुमंडल की नमी से क्रिया कर लेता है तो ये नाइट्रिक अम्ल बना के अम्ल वर्षा का कारक बन जाता है। साथ ही साथ ये प्राप्त कैसे होता है? पेट्रोल, डीजल आदि के जलने पर, इन सब के जलने पर नाइट्रोजन के ऑक्साइड क्या होते हैं? वायु में मिल जाते हैं। इन सब के जलने पर, पेट्रोल डीजल आदि के जलने पर नाइट्रोजन के ऑक्साइड वायु में मिल जाते हैं। ये असल में कई क्रियाएं करके बहुत से ऐसे सब्सटेंस बनाता है जो कि प्राकृतिक रूप से प्रदूषण फैलाने के कारक होते हैं। जैसे एक विशेष नाम है पैन। एक विशेष नाम है, पेट्रोल डीजल आदि के जलने से बनता है। एक यौगिक बनाता है पैरॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ये द्वितीयक प्रदूषक है। इसका फुल फॉर्म कभी कभी पूछ देता है, द्वितीयक प्रदूषक में आता है। ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक प्रदूषक वो प्रदूषक होते हैं, दो तरह के होते हैं मेनली। प्राथमिक प्रदूषक वो होते हैं जो कि डायरेक्ट वायु में मिल जाते हैं, मतलब CO2 CO ये सब क्या है? प्राथमिक प्रदूषक हैं जो कि हवा में डायरेक्ट मिल गए। और द्वितीयक प्रदूषक वो प्रदूषक होंगे जो इन्हीं प्राथमिक प्रदूषकों से उत्पन्न होते हैं। ध्यान दीजिए, देखिए नाइट्रोजन के ऑक्साइड क्या है? प्राथमिक प्रदूषक है। तो नाइट्रोजन जैसे, अब ये क्या कर रहा है? पैन का निर्माण कर ले रहा है, तो ये क्या बन जाएगा? द्वितीयक प्रदूषक। अब अगला प्रदूषक है, इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं अगला प्रदूषक बता दूं। सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड भी अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार गैसों में से एक है। सल्फर डाइऑक्साइड ये भी अम्ल वर्षा में महत्वपूर्ण रखती है, अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार है। तो जो सल्फर डाइऑक्साइड है, ये जो गैस होती है, इससे आंखों में जलन, खांसी, दमा, फेफड़े के रोग, आंखों में जलन हो सकती है, दमा, फेफड़े के रोग, फेफड़े के रोग हैं तो खांसी इत्यादि। ये सारी चीज़ें तो इसकी बेसिक नुकसान है कि अगर जैसे भी ये मिलेगी तो आपको क्या होगा? ये सारी चीज़ें अपने आप होने लगेंगी। अब इसके बाद जो इसकी और भी नुकसान है, ये धूम्र कोहरे का निर्माण करती है। धूम्र कोहरे, धूम्र का मतलब धुआं, कोहरे का मतलब आप जानते ही हैं, ये धूम्र कोहरे का भी निर्माण करती है। इसके अलावा ये अम्ल वर्षा का जब ये क्या कर रही है? कारक है। ध्यान दीजिएगा, SO2 हो गया, नाइट्रिक अम्ल हो गया, ये सब अम्ल वर्षा कारक हैं। तो अम्ल वर्षा से क्या खराब होता है? मिट्टियाँ। तो मिट्टियों की गुणवत्ता को प्रभावित करती है, इसका ये भी नुकसान है। अब इसके अलावा नेक्स्ट एक छोटी सी बात और जान लीजिए, इसी को हम क्या बोलते हैं? क्रैकिंग गैस। इसी को हम बोलते हैं क्रैकिंग गैस, तोड़ने वाली गैस। अब क्रैकिंग गैस क्यों बोलते हैं? मान लीजिए जहाँ पर भी ये गैस मिलेगी, जैसे वर्षा के जरिए मान लीजिए पहाड़ों में पहुँच गई, तो पहाड़ों को नष्ट भ्रष्ट कर देगी, पहाड़ों चट्टानों को तोड़ देगी। तो इसे हम क्या बोलते हैं? क्रैकिंग गैस। सल्फर डाइऑक्साइड को ही हम क्रैकिंग गैस भी बोलते हैं। अब इसके बाद आता है अगला प्रदूषक, इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद आता है CFC। देखिए CFC का मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC क्लोरो फ्लोरो
कार्बन। ये कई बार पूछा है। ये सबसे अधिक ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार होता है। ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार गैस मानी जाती है क्या? CFC। तो CFC जो है ये ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार गैस मानी जाती है। इसमें अब ये उत्पन्न कहाँ कहाँ से होती है? देखिए प्राकृतिक तो है नहीं, कई सब्सटेंस के मिलकर बनने से बनी हुई है। तो फ्लोरीन और कार्बन के यौगिकों के मिलकर बनने से बनती है ये। अब ये जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता से लेकर के बाकी सारी चीज़ों पे नुकसान पहुंचाती है। तो जैसे कि आपका कॉस्मेटिक्स, फोम फैक्ट्री, रेफ्रिजरेटर आदि के निर्माण में ये गैस उत्पन्न होती है और ये सबसे अधिक नुकसान किसको पहुंचाती है? ओजोन परत को। ठीक है, और इससे हमारी प्रतिरोधक क्षमता का भी ह्रास होता है। प्रतिरोधक क्षमता का ह्रास होता है। देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये एक यौगिक है जो कि ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार होता है। रेफ्रिजरेटर, कॉस्मेटिक्स, फोम फैक्ट्री, इन सब मतलब इंडस्ट्रीज से ये उत्पन्न होती है और ये हमारे प्रतिरोधक क्षमता को भी घटा देती है। ठीक है, अब अगला है आपका सीसा। देखिए सीसा का मतलब पीबी होता है, लेड, सीसा जिसको हम पीबी बताते हैं। सीसा जो होता है आपको पता होगा कि पेट्रोल, डीजल इन सब में थोड़े मात्रा में, जैसे कि आपका पेंट हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, इन सब में सीसा पाया जाता है। तो ये सीसा पाया जाता है, ये भी एक प्रकार का प्रदूषक है। जब वायु में मिल जाता है तो ये हमारे शरीर में जब जैसे पहुंचता है तो इससे बहुत सी चीज़ें दिक्कत करती है, लेकिन जो सबसे अधिक डैमेज होता है शीशे से वो है हमारा नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र। और ध्यान दीजिएगा जब हमारा तंत्रिका तंत्र डैमेज हो रहा है तो हमारा मस्तिष्क भी इससे डैमेज होता है, मस्तिष्क को भी क्षतिग्रस्त करता है। और एक चीज़ को सबसे ज़्यादा डैमेज करता है वो है हमारा गुर्दा। तो ये तीन चीज़ों को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है सीसा। रक्त का पीलापन, आप लोग एक और चीज़ जानते होंगे, जो रक्त का पीलापन होता है, रक्त का पीलापन न कह के आप बोल दीजिए शरीर का जो पीलापन होता है वो भी शीशे के कारण होता है। जब पानी में आपके क्या होता है, सीसा की मात्रा बढ़ जाती है तो आपके शरीर का पीलापन भी हो जाता है। और जब वायु मिलता है तो हमारा सबसे अधिक डैमेज जो होता है वो है तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क और गुर्दा। और कहाँ ये सबसे अधिक पाया जाता है? तो पेंट, डीजल, पेट्रोल इन सब में इसकी मात्रा पाई जाती है। इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट है आपका कैडमियम। कैडमियम की छड़ को इस्तेमाल किया जाता है बड़े बड़े रिएक्टरों में, जो नाभिकीय रिएक्टर होते हैं उनमें कैडमियम की छड़ का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन वायु प्रदूषण में ये कैसे काम करता है ये समझिए। कैडमियम जो है, कैडमियम इसको CD से इंडिकेट करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं श्वसन विष। इसका नाम, इसको हम क्या बोलते हैं? श्वसन विष। अगर आपसे कभी एग्जाम पूछ दे कि श्वसन विष किसे कहते हैं तो कैडमियम को कहते हैं। अब जब किसी को आप श्वसन विष कह रहे हैं तो सीधी सी बात है कि हमारे क्या करता होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र को प्रभावित करता होगा। ये हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। ये एक और चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, इससे एक अनोखी बीमारी होती है जिसे हम बोलते हैं इटाई इटाई। इससे होने वाला एक रोग है जिसे हम बोलते हैं इटाई इटाई। ठीक है, देखिए कैडमियम श्वसन विष की तरह कार्य करता है, हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। इससे होने वाली जो रोग है उसे हम बोलते हैं इटाई इटाई। ठीक, अब इसके बाद बेंजीन, इसको मिटा देते हैं। इसके बाद आता है बेंजीन। बेंजीन से कैंसर होता है, वो भी कैसा? रक्त कैंसर के लिए कारक होता है। बेंजीन जो है रक्त कैंसर का कारक बनता है। तो इतने हो गए। अब आपको एक और प्रदूषक बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। आपने नाम सुना होगा ओजोन परत, हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है,
कारण क्या है कि वो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है। लेकिन जब तक वो ऊपर है, ध्यान दीजिएगा, जब तक वो वायुमंडल की एक परत है वो हमारे लिए क्या है, उपयोगी है। लेकिन अगर ये सतह पे आ जाए तो हमारे लिए नुकसानदायक होती। इसलिए सतही ओजोन भी एक प्रकार का प्रदूषक है, इसको याद रखिएगा। आप ओजोन आएगा तो आप टिक नहीं मारेंगे कि प्रदूषक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा सतही ओजोन भी एक प्रकार का क्या है, प्रदूषक है। मोटर वाहन उद्योगों, जैसे जो मोटर वाहन उद्योग होते हैं उनसे उत्सर्जित होती है, उनसे उत्सर्जित होती है सतही ओजोन, जो हमारे सतह पे ही रह जाती है। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, प्रदूषक है। ये सबसे अधिक जो प्रभावित करती है वो हमारी आंखों को प्रभावित करती है। जिससे सबसे अधिक प्रभावित अंग है वो हमारी क्या है, आंखें हैं। तो आपको मैंने कुछ प्रमुख प्रदूषक बता दिए, जिसमें से ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप इसको प्रदूषक ना मान करके चले आएंगे, लेकिन सतही ओजोन एक प्रकार का क्या है, प्रदूषक है। ठीक, तो ये आपके प्रमुख प्रदूषक थे। अब इसके अलावा आपको कुछ और प्रदूषक हैं 2-4, वो भी जान लीजिए। जैसे कि मीथेन, लेकिन वो डायरेक्ट असर नहीं करते, वो कैसे असर करते हैं वो भी समझ लीजिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं आगे बताता हूँ। तो ये सारे जो अभी तक आपने देखे सब के सब क्या थे, एक तरह से प्राथमिक प्रदूषक थे, पैन को छोड़ करके, सीएफसी को छोड़ करके। सीएफसी भी एक तरह से प्राथमिक ही है। फिर भी देखिए, अब जो आपका CH4 है यानी कि मीथेन, मीथेन पाया कहाँ जाता है, वो सारी जगह जो नम हो, नम जगहों में क्या क्या आता है, दलदल, धान के खेत, कोयले की खान, जुगाली करने वाले पशु आदि। ठीक, इन प्रमुख जगहों पे पाया जाएगा, जो कि जगह नम वाली जगहों पे मीथेन पाई जाती है। और मीथेन हमारे लिए किस लिए नुकसानदायक है, ये वैश्विक तापन, ग्रीन हाउस गैस है ना, तो वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार होती है। इस तरह से हमारे लिए नुकसानदायक बनती है। तो ये वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार है। ये क्या करती है, ये आपके पूरे एटमॉस्फेयर में जलवाष्प की मात्रा को बढ़ा देता है। मीथेन क्या करता है, जलवाष्प की मात्रा को बढ़ा देता है, जिससे वैश्विक तापन होने लगता है। तो मीथेन इस तरह से हमारे लिए नुकसानदायक है। ठीक, तो आप इतने चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब मैं आपको कुछ बाकी चीज़ें भी बता देता हूँ। तो ये आपका वायु प्रदूषण था। वायु प्रदूषण में जो प्रमुख चीज़ें थी मैंने आपको बता दी। अब हम आते हैं जल प्रदूषण पे। ठीक है, देखिए जल प्रदूषण का जो सबसे बड़ा कारक माना जाता है वो होता है असंशोधित जल। जल प्रदूषण का अगर आपसे पूछेगा प्रदूषण, जल प्रदूषण का सबसे बड़ा कारक, पहले तो मैं दोनों के सबसे बड़े कारक बता दूं, वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारक और जल प्रदूषण का। तो जल प्रदूषण का सबसे बड़ा कारक होता है असंशोधित जल, मतलब साफ न किया गया जल। असंशोधित जल जो होता है, मतलब कि वैसे ही गंदा जल कहीं भी छोड़ दिया जाता है, तो वो क्या होता है, जल प्रदूषण का सबसे बड़ा कारक यही है। इससे बड़ा कारक कोई और नहीं माना जाता। दूसरी बात, वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारक होता है यातायात। वायु प्रदूषण का जो सबसे बड़ा कारक क्या है, यातायात सबसे बड़ा कारक है। मतलब मोटर वाहन से संचालित होना वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारक बनता है। ठीक, अब आपको बताना है जल प्रदूषण। तो जो हमें जल प्रदूषण पढ़ाना है, जल प्रदूषण में कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं वो भी जान लीजिए। तो जल प्रदूषण कहने का मेरा मतलब क्या हो गया, जल में जब कोई अवांछित चीज़ें घुल मिल जाएंगी और हमें नुकसान पहुंचाएंगी, वही क्या होगा, जल प्रदूषण होगा। तो जल प्रदूषण में दो चीज़ हैं, बिंदु स्रोत और अबिंदु स्रोत। यूजीसी ने एक बार पूछ भी लिया था, बिंदु स्रोत और दूसरा होता है अबिंदु स्रोत। तो पॉइंट सोर्स और नॉन पॉइंट सोर्स जो है दो तरह के होते हैं। पहला होता है पॉइंट सोर्स और यह है नॉन पॉइंट सोर्स। ठीक, अब ये दोनों होते क्या हैं इसको समझ लीजिए। बिंदु स्रोत एक ऐसा स्रोत है जहां पर बहिस्त्राव, मतलब कूड़े
जहां पर बहिस्त्राव, बहिस्त्राव का मतलब वही मल जल जो कुल मिला के असंशोधित जल का जमाव किया जाता है, जहां पर बहिस्त्राव का जमाव किया जाता है, जमाव किया जाता है। इसका कहने का मेरा मतलब क्या हुआ ये समझिए, जहां पर बहिस्त्राव का जमाव किया जाता है, कहने का मतलब मैंने एक फिक्स जगह चुन ली है और जहां पर हम क्या कर रहे हैं, अपने द्वारा लाया गया जो असंशोधित जल है उसको इकट्ठा कर रहे हैं, उसको हम बोलेंगे बिंदु स्रोत। तो सीधी सी बात, हमें पता है ना कि यहीं पे हम जमाव कर रहे हैं, तो हम यहाँ से आसानी से इसको क्या कर लेंगे, संशोधित कर लेंगे, साफ कर लेंगे। तो यहाँ का प्रदूषण मिटाना आसान होता है। अब दूसरा होता है आपका असंशोधित, मतलब अबिंदु स्रोत। अबिंदु स्रोत वो होता है जहां प्रदूषक बड़े पैमाने पर इकट्ठा हो, मतलब मैंने वो जगह बनाई नहीं है, बल्कि वहां पे बहुत बड़ा क्षेत्र है, वहां पे प्रदूषक अपने आप जा जाके मिल रहे हैं, मैंने बनाई नहीं है। देखिए बहिस्त्राव को जमा किया जाता हो, जैसे एग्जांपल के लिए आपने सुना होगा शहर का सीवेज, सीवेज प्लांट समझ लीजिए, यहाँ पर पूरे शहर का कचरा ला करके साफ किया जाता है, तो क्या है, बिंदु स्रोत हो गया। अबिंदु स्रोत जहाँ प्रदूषक बड़े पैमाने पर खुद ही इकट्ठा हो जाते हैं, जैसे आप समझ लीजिए कहीं का जो कृषि क्षेत्र का बहाव है, जहाँ पे हमने बहुत से रासायनिक का प्रयोग किया, उसका जो बहाव है वो जहाँ के मिलेगा, मान लीजिए किसी नदी में मिला तो वो क्या हो गया, अबिंदु स्रोत। लेकिन मैंने पूरे शहर का कचरा एक सीवेज प्लांट के पास इकट्ठा किया तो वो क्या हो गया, बिंदु स्रोत। तो अब अगर पूछेगा कहाँ का प्रदूषण मिटाना आसान है, तो बिंदु स्रोत का। कहाँ का प्रदूषण मिटाना आसान नहीं, वो क्या है, अबिंदु स्रोत का। ठीक, अब इसमें जो चीजें हैं वो समझ लीजिए। जल प्रदूषण के जो प्रमुख प्रदूषक हैं उनसे होने वाले रोग जो हैं उसको बता देते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटा दे रहा हूं। तो प्रमुख जो जल प्रदूषक हैं और उनसे होने वाली बीमारियां हैं उसको भी बता दे रहे हैं। देखिए, प्रदूषक संबंधित विकार या रोग, संबंधित विकार या रोग। ठीक, देखिए तो जो प्रमुख प्रदूषक है उनसे संबंधित विकार है, जैसे पहला है पारा। पारा का मतलब होता है मरकरी, आप जानते ही हैं। पारा से होता है मीन माता नामक बीमारी होती है। मीन माता जापान की खाड़ी का नाम है, वहीं पे बीमारी मिली थी तो उसका नाम हो गया था मीन माता। सेकंड है कैडमियम। कैडमियम मैंने आपको पहले ही बता दिया है, कैडमियम से होता है आपको एक बीमारी बहुत ही फेमस, इटाई इटाई। ठीक, पारा हो गया, कैडमियम। तीसरा है आपका नाइट्रेट। नाइट्रेट अगर मिल जाता है तो किससे क्या होगा, इससे एक बीमारी होती है जिसे बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम, नाइट्रेट। इसके बाद फ्लोराइड। फ्लोराइड से दांत और हड्डियों के रोग होते हैं, फ्लोराइड से दांत और हड्डी संबंधी रोग। ठीक, इसके बाद है आपका आर्सेनिक। देखिए दांत और हड्डी के रोग होंगे तो इसी से जुड़ा है एक बीमारी जिसे बोलते हैं कंकाल सिंड्रोम, स्केल्टन सिंड्रोम जिसे आप बोल सकते हैं, ये भी क्या होता है, फ्लोराइड से होता है। इसके बाद आप आर्सेनिक, तो आर्सेनिक जो होता है उससे ब्लैक फुट नामक बीमारी होती है। तो ये प्रमुख क्या हैं, जल प्रदूषक हैं जो उनसे संबंधित रोग हैं। अगर एग्जाम में मिलाने के लिए आ गया तो आप आसानी से इसको क्या करेंगे, मैच करा पाएंगे। जो प्रमुख थे मैंने आपको लिखवा दिए। ठीक है, पारा से होगा मीन माता, कैडमियम से इटाई इटाई, नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम, फ्लोराइड से आपको दांत और हड्डी संबंधित रोग या कंकाल सिंड्रोम, आर्सेनिक से ब्लैक फुट। ठीक, इतनी चीज़ें होती हैं। तो आपकी जल के संबंधित प्रमुख प्रदूषक थे और ये हो गया। अब आपको अगला प्रदूषक बताते हैं, ध्वनि प्रदूषण। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटा देता हूं।
ठीक, अब बताते हैं ध्वनि प्रदूषण। देखिए ध्वनि प्रदूषण में हमें कुछ विशेष नहीं बताना। जब हमें आवश्यकता से अधिक ध्वनि की मात्रा प्राप्त हो जाती है तो वो ध्वनि प्रदूषण बन जाता है और हमारे अंदर तरह तरह के माइग्रेन, मनोवैज्ञानिक रोग, सिर दर्द, ये सारी चीज़ें उत्पन्न होने लगती हैं। तो पहली बात तो ध्वनि को नापने का जो मापक है या मात्रक है वो है डेसिबल, जिसे हम बोलते हैं डेसिबल। ठीक है, तो इसमें हमें जो जानने वाली बात है वो ये है कि 90 डेसिबल तक, ठीक है सुनना, उससे अधिक जब हम क्या होती है डेसिबल बढ़ जाता है तो हमारी सुनने की क्षमता 90 डेसिबल से अधिक, 90 डेसिबल तक तो ठीक है, 90 डेसिबल से अधिक हो जाएगा तो हमारे सुनने की क्षमता प्रभावित होने लगती है, सुनने की क्षमता प्रभावित होती है। कुल मिलाकर के ज़्यादा आवाज़ से हमें नुकसान होता है। तो इससे बचने के लिए एक उपाय है जिसे हम बोलते हैं ग्रीन मफलर। ग्रीन मफलर, ग्रीन मफलर कहने का मतलब है हमें पता है कि जो पेड़ होते हैं वो ध्वनि को सोखने की क्षमता रखते हैं। तो सड़कों के किनारे, जैसे मान लीजिए सड़क है और यहाँ पे लोग हार्न बजा बजा के परेशान कर रहे हैं, तो सड़क के किनारे हम क्या करेंगे, पेड़ लगा देंगे, पेड़ों की एक लंबी श्रृंखला। तो इससे तो कई चीज़ें होंगी। पहला तो ये कार्बन सिंक कर लेगा, एक फ़ायदा ग्लोबल वार्मिंग से बचाएगा। दूसरा फ़ायदा जो ये हमारे अनावश्यक ध्वनियाँ हैं वो क्या करेगा, ये सोख लेगा, कार्बन सोखेगा और हमारी की अनावश्यक ध्वनियाँ भी क्या करेगा, सोख लेगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन मफलर। तो ध्वनि प्रदूषण से बचने के लिए एक उपाय है, वह है ग्रीन मफलर, इसका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक, तो इतनी चीज़ें थी ध्वनि प्रदूषण में। अब जो है इसके बाद अब जो सम्मेलन है या बाकी चीज़ें हैं उन पे ध्यान देते हैं। चलिए, तो इसको भी मिटा देते हैं हम। अब देखिए, जो मैंने कल आपको हॉट स्पॉट, होप स्पॉट वगैरह चीज़ें बता दी थी पिछली कक्षा में। अब जो है आगे वो है जैव विविधता। देखिए हमारे पास कई टॉपिक है, मतलब सम्मेलन संधि पढ़ने के। तो सबसे पहला टॉपिक समझिए, जैव विविधता से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय प्रयास, राष्ट्रीय प्रयास। अब इसमें संधियां आ जाएंगे, सम्मेलन आ जाएंगे, प्रोटोकॉल आ जाएंगे, तो जो भी आएंगे वो सारी चीज़ें इसमें हम बता दे रहे हैं। तो जो जैव विविधता है, हमारी बायोडाइवर्सिटी को बचाने का जो हमारा उपक्रम है, उससे जुड़े जो अंतर्राष्ट्रीय प्रयास हैं वो सारी चीज़ें अब लाइन से देखिए। पहला है जैव विविधता संधि। जैव विविधता संधि 1992। इसका नाम देख करके ही आपको बहुत सी चीज़ें याद आ जानी चाहिए। जैव विविधता जो संधि है वो 1992 में रियो डी जेनेरियो में, रियो डी जेनेरियो जो सम्मेलन हुआ था, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, पृथ्वी सम्मेलन, जिसे हम बोलते हैं प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। इसी को बोलते हैं प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। तो यहीं पे जो पहली इसकी संधि हुई थी उसे बोलते हैं जैव विविधता संधि। अब इसके 3 उद्देश्य थे। जी, इस जैव विविधता संधि जो 1992 में हुई थी, जिसे हम प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जानते हैं, इसके 3 प्रमुख उद्देश्य थे। वही उद्देश्य भी ध्यान रखिए, बाकी चीज़ें डेट तो आपने याद कर ली। तो इसका जो पहला उद्देश्य था जैव विविधता का संरक्षण। इसका जो पहला उद्देश्य था इस संधि को करने का, जैव विविधता का संरक्षण। तो इसका प्रथम उद्देश्य था जैव विविधता का संरक्षण। इसका जो द्वितीय उद्देश्य था जैव विविधता का संपोषणीय उपयोग। जैव विविधता का संपोषणीय उपयोग। ठीक।
और जो इसका तीसरा था अनुवांशिक, देखिए ये दो तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे, संरक्षण और संपोषणीय उपयोग। जो तीसरा इसका उद्देश्य है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि याद नहीं होता, तो इसी को याद कर लीजिए। अनुवांशिक स्रोतों के उपयोग से उत्पन्न लाभ। देखिए जो अनुवांशिक स्रोत हैं उनके उपयोग से जो उत्पन्न लाभ हो रहा है उसका न्याय संगत और समान वितरण, का न्याय संगत और समान वितरण। ठीक, तो इसके 3 प्रमुख उद्देश्य थे जैव विविधता के। पहला था जैव विविधता संरक्षण करना, दूसरा था जैव विविधता का संपोषणीय उपयोग, और तीसरा था अनुवांशिक स्रोतों के उपयोग से उत्पन्न लाभ का न्याय संगत और समान वितरण करना। तो ये कब इसको साइन किया गया था? 1992, जो रियो डी जेनेरो ब्राज़ील का एक शहर है, रियो सम्मेलन जिसको कह देते हैं हम, तो ब्राज़ील में है। तो यही प्रथम पृथ्वी सम्मेलन था, इसी में इस जैव विविधता को साइन किया गया था। तो कब साइन किया गया था? तो आप बता देंगे 1992 में, और इसके 3 प्रमुख ये उद्देश्य थे। अब इसी सम्मेलन के बाद जो जैव विविधता संधि हुई थी, तो इसके 2 पूरक समझौते हुए थे। इसी जैव विविधता सम्मेलन के 2 पूरक समझौते हुए थे। उसमें का जो पहला समझौता है वो है कार्टेजेना प्रोटोकॉल, और जो दूसरा है वो है नागोया प्रोटोकॉल। बात समझिए, जैव विविधता संधि के ये दोनों क्या है? पूरक समझौते हैं। ये दोनों प्रोटोकॉल क्या हैं? पूरक समझौते हैं। किसके? जैव विविधता संधि के। जैव विविधता संधि के क्या हैं? पूरक समझौते हैं। कार्टेजेना प्रोटोकॉल और नागोया प्रोटोकॉल। इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं इसको आगे बताता हूं कार्टेजेना में क्या है, नागोया में क्या है। ठीक, ले लीजिए तो मिटा दें। तो अगर पूछ देगा नागोया प्रोटोकॉल किसका पूरक समझौता है या कार्टेजेना प्रोटोकॉल, तो आप बता देंगे जैव विविधता संधि के पूरक समझौते हैं। इन दोनों में है क्या, एक एक लाइन जान लीजिए। देखिए जो कार्टेजेना प्रोटोकॉल है, मैंने आपको एक लाइन तो बताई दी। कार्टेजेना किसका है? पूरक समझौता है जैव विविधता सम्मेलन का, वो नहीं लिखूंगा अब। जुड़ा तो है आपका, पता चल ही चुका है कि जैव विविधता संधि का पूरक समझौता है। तो इसमें जो है, जो इसका प्रमुख उद्देश्य है, आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी मतलब बायोटेक्नोलॉजी जो है, आधुनिक जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी जो है, उनसे उनके फलस्वरूप आनुवंशिक रूपांतरित जीवों से, इससे हम क्या कर रहे हैं? कुछ बना रहे हैं। आनुवंशिक जैविक जीव बनाने के प्रयास कर। देखिए रूपांतरित जीव कहिए, जैविक मत करके आप कह दीजिए आनुवंशिक रूपांतरित जीव। अब देखिए हमारी अधिकतर प्रजातियां संकटग्रस्त हैं, तो अब क्या है, उनको बचाने के लिए हम कुछ क्या करेंगे? जेनेटिक मॉडिफिकेशन करेंगे। किसका? जो हमारे और तरह तरह के जीव हैं उनमें क्या करेंगे? जेनेटिक मॉडिफिकेशन। तो इसी को बोलते हैं आनुवंशिक रूपांतरण करके उस संकटग्रस्त प्रजाति को बचाने का प्रयास करेंगे इस बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो ये चीज़ें जो खतरे वाली प्रजातियां हैं उनको बचाया जा सकेगा। तो ये क्या हुआ था, 2000 में स्वीकार किया गया था। ध्यान दीजिएगा, ये प्रोटोकॉल सन 2000 में स्वीकार किया गया और 2003 से प्रभावी हुआ। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में अंतर होता है। ये 2000 में स्वीकार किया गया था, पेरिस में स्वीकार किया गया था, पेरिस में हुआ था सम्मेलन, तो स्वीकार किया गया पेरिस में, और 2003 से ये क्या हो गया? प्रभावी हो गया। और इसमें है क्या? आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से आनुवंशिक रूपांतरित जीव, GOM कहते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, इससे जो संकट वाली प्रजातियां हैं उनको बचा लेना।
जो इन प्रजातियों में बहुत ज़्यादा संकट है उनका जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके उनको बचाने का प्रयास करना मेन है। ठीक है, तो 2003 से प्रभावी हुआ था। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आता है नागोया प्रोटोकॉल, ये भी देख लीजिए, मिटा देते हैं। अब नेक्स्ट है आपका नागोया प्रोटोकॉल। नागोया प्रोटोकॉल, तो जो नागोया प्रोटोकॉल है वो 2010 में स्वीकार हुआ था। 2010 में ये अंतिम रूप से स्वीकार हुआ, अंतिम रूप से स्वीकार हो गया था, रूप से स्वीकार कर लिया गया था। कब किया गया था? 2010 में। तो नागोया प्रोटोकॉल भी आपको पता है एक पूरक समझौता है किसका? जैव विविधता संधि का। तो इसमें जैव विविधता के संरक्षण के लिए इसमें क्या किया गया था? जैव विविधता के संरक्षण के लिए 17% भूभाग, मतलब जो लैंड साइड है उसका 17% और 10% समुद्री भाग, और जो वाटर साइड है उसका 10%, इतने क्षेत्र का सुरक्षा का प्रावधान किया गया था। इस प्रोटोकॉल को जैव विविधता के संरक्षण के लिए प्रयोग किया गया, जिसमें 17% भूभाग, 10% समुद्री भाग की सुरक्षा का प्रावधान किया गया। अब ये संधि जो है ये क्या नाम है, जो आपके अनुवांशिक संसाधन होते हैं उनके प्रयोग और गुणवत्ता से संबंधित है। जो जैव विविधता का तीसरा उद्देश्य था उसी से संबंधित है। ठीक, अब आपको नेक्स्ट बताते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है, देखिए एक चीज़ जानिए, जितने प्रोटोकॉल और बाकी चीज़ें बताया जो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें बस उतनी ही बता रहे हैं। बाकी अगर आपको एक्स्ट्रा जानना होगा तो अपनी किताबों को आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसको भी मिटा देते हैं। इसके बाद है आईची लक्ष्य। आईची लक्ष्य जो है वो 10 साल के लिए था और 20 लक्ष्य निर्धारित थे। सबसे पहले तो यही याद रखना चाहिए आपको। तो आईची लक्ष्य में जब नागोया प्रोटोकॉल, आईची लक्ष्य जो है, आईची लक्ष्य ये आया कहाँ से? तो ये नागोया प्रोटोकॉल जो भी आपने पढ़ा, नागोया प्रोटोकॉल उसी से संबंधित है ये। तो जो हमारा आईची लक्ष्य है ये नागोया प्रोटोकॉल से संबंधित है। कहने का मतलब जो नागोया प्रोटोकॉल में बनाया गया था उसके परिणाम स्वरूप ही एक लक्ष्य निर्धारित किया गया जिसे हम आईची लक्ष्य कहते हैं। तो जो आईची लक्ष्य है वो 10 साल की रणनीति है। कितने साल की है? 10 साल की रणनीति तैयार की गई। कितने लक्ष्यों को लेकर के? 20 लक्ष्यों को लेकर के। तो आईची लक्ष्य क्या है? 20 लक्ष्यों से संबंधित है और 10 इसमें रणनीति तैयार की गई थी। 10 साल की रणनीति के लिए 20 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे और ये सारे लक्ष्य जो नागोया प्रोटोकॉल में जो चीज़ें थी उनसे संबंधित हैं। तो अब इसका जो प्रमुख जो इसके लक्ष्य हैं उसको देखिए। जिसके प्रमुख लक्ष्य उसमें है वनों की क्षय दर को कम करना। जो वन है उनकी क्षय दर को हम क्या करेंगे? कम करेंगे। जैसे कि वन क्या होते हैं, कई पशुओं का अधिवास है तो उनकी क्षय दर को कम करेंगे। इसके बाद जहाँ तक संभव हो उसे शून्य स्तर पे लाना। इस क्षय दर को कम करते 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 किस स्तर पे लाना है? शून्य स्तर पे। कहने का मतलब है जो वनों की क्षय दर का स्तर है, मतलब वनों की कटाई को एकदम से शून्य स्तर पर लेके जाना। दूसरा आप कह सकते हैं 2020 तक का जो इन्होंने एक लक्ष्य दिया था कि 2020 तक जो ज़मीन है और उसका जल क्षेत्र, तो 2020 का जो ज़मीनी क्षेत्र और समुद्री क्षेत्र वही जो नागोया प्रोटोकॉल में स्वीकृत था 17% और 10%। अभी थोड़ी देर पहले बताएं, तो वही जो 17% और 10% था उसको संरक्षित करने पे, इसको क्या करना? संरक्षित करना। तो इसके 2 प्रमुख लक्ष्य हो गए। तीसरा इसका एक लक्ष्य है जैसे कि जो संरक्षण पुनरुद्धार का, कि जो वनों का संरक्षण करेंगे और मान लीजिए वन खत्म हो गए तो पुनरुद्धार करेंगे। 2 काम करेंगे। और प्रवाल भित्तियों को नष्ट होने से बचाना
वनों का तेजी से ह्रास होने से रोकना, और भी इसके प्रमुख लक्ष्य हैं, लेकिन ये 3 4 5 इसके क्या हैं, प्रमुख लक्ष्यों में आते हैं। पहला है जैसे कि वनों की क्षय दर को कम करना, यानी शून्य स्तर पर ले जाना। जमीनी क्षेत्र या अंतर्देशीय जल क्षेत्र को 17% तक संरक्षित करना, और समुद्री क्षेत्र को 10% तक संरक्षित करना। इसके अलावा वनों का संरक्षण और पुनरुद्धार। और चौथा, प्रवाल भित्ति के दबाव को कम करना। प्रवाल भित्ति यानी कि जो आपके मूंगे की चट्टानें होती हैं उनको संरक्षित करना। अब इसके बाद एक और सम्मेलन हम लोग पढ़ेंगे। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे रामसर सम्मेलन। कभी कभी आपके एग्ज़ाम में ये आ जाता है कि रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है, क्या है, तो ये भी जान लीजिए कि ये है क्या और किससे संबंधित है। रामसर सम्मेलन, असल में इसका नाम ऐसा लगता है कि ये भारत में कहीं स्थित होगा, लेकिन रामसर क्या है, ईरान का एक शहर है। पहली बात तो जान लीजिए, ईरान के शहर रामसर में ये सम्मेलन हुआ था, तो इसीलिए इस सम्मेलन का नाम रामसर सम्मेलन। वैसे भी जहाँ वे जो सम्मेलन होते हैं उसी के नाम पे उसका नाम पड़ जाता है। तो ये सम्मेलन है वैश्विक स्तर पर आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि का मतलब दलदली या नम भूमि के संरक्षण से संबंधित है। ये जो सम्मेलन है वो वैश्विक स्तर पर आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है। इसमें जो सम्मेलन था ये आयोजित हुआ था 2 फरवरी 1971 को। ये 2 फरवरी 1971 को आयोजित हुआ था ये सम्मेलन, और 21 दिसंबर 1975 से प्रभावी हुआ। ये हुआ था आयोजित, कहने का मतलब है 2 फरवरी 1971 में आयोजित हुआ, और 1975 में ये प्रभावी माना गया। 1975 से ये प्रभावी हो गया, और प्रभावी कहने का मतलब 21 दिसंबर 1975 से 21 दिसंबर 1975 से प्रभावी हो गया। तो यही 2 फरवरी के दिन को हम विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाते भी हैं। अब भारत जो है, ध्यान दीजिएगा, भारत इसका भाग कब बना, भारत इसमें 1982 में सम्मिलित हुआ। भारत के कई क्षेत्र इसके रामसर साइट पे हैं, जैसे कि आपको चिल्का झील, केवला देव, बुलर झील, हरिके बैराज, लोकाटक झील, ये सारी चीज़ें इसके क्या हैं, रामसर सम्मेलन या आर्द्र भूमि में सम्मिलित हैं। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यही बता दे रहे हैं, आप लोग आगे पढ़ेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो ओजोन क्षरण से संबंधित है, लेकिन एक मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड है, मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड, ध्यान दीजिएगा, मैंने प्रोटोकॉल नहीं लिखा, यहाँ लिखा है मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड। इसे ही कुछ लोग मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड कहते हैं। ये क्या है, आर्द्र भूमि से संबंधित है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जहाँ पर लिख दे रहा हूँ, समझ लीजिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो है ओजोन क्षरण से संबंधित, लेकिन मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड जो है वो आर्द्र भूमि से संबंधित है। इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कई जगह मॉन्ट्री या मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड भी लिखा रहता है। कुल मिला के जो मॉन्ट्री रिकॉर्ड है वो आर्द्र भूमि से संबंधित है, और जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो ओजोन क्षरण से संबंधित है। ठीक है, अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूँ। अब आपको वैश्विक तापन, भूमंडलीय तापन से संबंधित जो सम्मेलन है उनके विषय में बताएंगे। इसको मिटा दे रहे हैं। अभी तक मैंने जो सम्मेलन बताया वो लगभग आपको बता दिए, जैव विविधता, आर्द्र भूमि, ये सारी चीज़ें हो गई। अब जो ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित सम्मेलन हुए, अब उनके विषय में भी जान लीजिए। अब जो आपके भूमंडलीय ऊष्मन या भूमंडलीय तापन से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हैं, ग्लोबल वार्मिंग की चिंता से या उसके संबंधित क्या है, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रयास हैं। अब इसमें जो जो चीज़ें हैं आप उसको वो भी समझते जाइए। अब क्या है देखिए, जो इसका पहला है
प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन। पहली बार जो पहला जलवायु सम्मेलन हुआ था, ध्यान दीजिएगा जलवायु सम्मेलन की बात कर रहे हैं, वो हुआ था जिनेवा में 1979 में। इसके नाम जानते रहिए कि कम से कम आप बता सकेंगे 1979 में। ठीक, जो पहला विश्व जलवायु सम्मेलन हुआ था वो जिनेवा में हुआ था 1979 में। इसके बाद जो दूसरा हुआ था वियना कन्वेंशन या वियना सम्मेलन आप बोलते हैं। वियना सम्मेलन जो है ये वियना में हुआ था, नाम तो वैसा ही है, ध्यान दे रहे, वियना नाम लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये 1985 में हुआ था और ये प्रमुख रूप से डिपेंड था ओजोन क्षरण पे। ओजोन परत का जो क्षरण हो रहा है उसकी चिंता को लेकर के वियना सम्मेलन हुआ था 1985 में। इसके बाद 1988, हाँ, इसके बाद एक सम्मेलन हुआ था जिसे हम बोलते हैं टोरंटो। मैं इन स्थानों का नाम बता दे रहा हूँ, आप ध्यान लीजिएगा कहाँ पे है, आप खुद ढूंढ लीजिएगा। टोरंटो कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो हुई थी 1988 में। अब ये किससे संबंधित है वो भी समझ लीजिए। ये 2005 तक CO2 की मात्रा को 20% कम करने से संबंधित है। इसका जो प्रमुख लक्ष्य बनाया गया था 2005 तक CO2 की मात्रा जो है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को 20% तक कम कर देना। इसका जो प्रमुख लक्ष्य बनाया गया था टोरंटो कॉन्फ्रेंस का, जो 1988 में हुई थी, उनका एक लक्ष्य था कि 2005 तक कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को 20% तक कम कर देना। लेकिन बाद में जो ग्रीन हाउस गैसों के आंकड़े थे वो विकसित देशों ने अपनी तरफ से साझा नहीं किए, तो इसलिए ये फेल हो गया। नहीं तो CO2 की मात्रा को 20% तक कम करने का इसमें लक्ष्य था। अब 1988 में मैं कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ, आप उसके फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, क्योंकि फुल फॉर्म इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटा दे रहा हूँ। देखिए 1988 में ही कुछ और भी काम हुए थे। (1988) में UNEP और WMO द्वारा, 1988 में ही UNEP और WMO, इन दोनों का फुल फॉर्म आपको याद करना है। विश्व मौसम संगठन है और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इन दोनों के द्वारा, इन दोनों ने मिल करके 1988 में किसी चीज़ का गठन किया था, उसका नाम है IPCC। क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक प्लान बनाया गया था। इन सब का फुल फॉर्म आपको याद करना है, मैं नहीं लिखूंगा, अपनी किताबों से और इंटरनेट की सहायता से आप याद करिएगा, और भी 2-4 फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। IPCC का गठन किया गया था। IPCC कहने का मतलब है ये एक तरह से इंटरनेशनल प्लान था, किसका, क्लाइमेट चेंज का। तो इसका गठन किया गया था। इसका प्रमुख कार्य क्या था ये भी समझ लीजिए। ग्रीन हाउस जो गैस है, ग्रीन हाउस जो गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन वगैरह जितनी भी गैसें हैं, उनके इन्हीं के संदर्भ में समय समय पर, मतलब एक फिक्स टाइम पे समय समय पर क्या करेगी, ये रिपोर्ट देगी। जो IPCC बनाई गई थी, ये क्या करेगी, ग्रीन हाउस जो गैसें हैं उनकी समय समय पर एक रिपोर्ट बनाने का इसको कार्य दिया गया था। इसका प्रमुख कार्य IPCC का। इसके बाद जो बाकी समझौते और सम्मेलन है उनको भी देखिए, इसको भी मिटा दे रहे हैं। लाइन से सारे अपना थोड़ा थोड़ा करके समझ लीजिए, बाकी कहीं दिक्कत होगी तो अपनी किताब को भी एक बार देख लीजिएगा, तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता जाएगा। जो एग्ज़ाम की दृष्टि से चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं उनको मैं बता दे रहा हूँ। अब देखिए 1992 आएगा। 1992 काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट होती है। इसी में आपका UNCED, मैं फुल फॉर्म नहीं लिख रहा हूँ, फिर भी बता दे रहा हूँ, आप इसको लिख करके याद कर लीजिएगा। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। इसका क्या किया गया था, इसमें एक तरह से ये बनाई गई थी, क्या था, यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ की एक कॉन्फ्रेंस किसके ऊपर, एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट में हुई थी। कहाँ हुई थी, रियो डी जेनेरियो में। 1992 वाली कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी, रियो डी जेनेरियो में। कहाँ पे है, ब्राज़ील में। इसी को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट अर्थ समिट
पहला पृथ्वी सम्मेलन इसी को बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, दो नाम है, पहला पृथ्वी सम्मेलन या इसी को हम बोलते हैं दूसरा नाम रियो सम्मेलन। तो अगर कभी आपसे मान लीजिए पूछ देगा UNCED संबंधित है तो 1992 पृथ्वी सम्मेलन, रियो सम्मेलन, सब आप समझ गए। अब इसमें जो है UNFCCC की स्थापना की गई थी। अब देखिए 1994 इसके बाद 1994 में UNFCCC की स्थापना की गई थी। UN का मतलब तो समझ गए आप, यूनाइटेड नेशन। F का मतलब होता है आपका फ्रेमवर्क। देखिए यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क बनाया गया था किसके लिए, कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज के लिए। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, सबका फुल फॉर्म आप याद कर लीजिएगा। UNFCCC का गठन हुआ था 1994 में। और इसके बाद यहीं से एजेंडा 21, इसी साल एजेंडा 21 और आप बोल सकते हैं रियो घोषणा पत्र दिया गया था 1994 में ही। और इसके बाद ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी का भी गठन किया गया था, GEF का भी गठन इसी साल हुआ था, जिसे हम बोलते हैं ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। इसका भी गठन जो था 1994 में ही किया गया था। तो इसमें क्या है, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी में एक वैकल्पिक आप समझ लीजिए प्रौद्योगिकी को ढूंढना, विकास करना। मान लीजिए सबके पास वो फैसिलिटी नहीं है तो वैकल्पिक रूप से कुछ प्रौद्योगिकी जो पर्यावरण से संबंधित है उसको कोई देश ढूंढ ले और सभी को विकास में सहयोग करे और सभी देशों को क्या करे, पहुंचा दे। तो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी का भी गठन 1994 में हुआ था। तो देखिए 1992 में जो सम्मेलन हुआ उसे कहते हैं पृथ्वी सम्मेलन, पहला पृथ्वी सम्मेलन या रियो सम्मेलन। और इसी से क्या हुआ, 1994 आया तो UNFCCC का गठन किया गया। एजेंडा 21 1994 में आया, रियो घोषणा पत्र आया। इसके अलावा GEF का गठन किया गया जिसे ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी कहते हैं। अब आते हैं 1997 पे। देखिए इसके बाद आता है 1997, ध्यान दीजिएगा इसके 5 साल बाद हो रहा है, ठीक। 1997 में दूसरे पृथ्वी सम्मेलन का, ये पहला पृथ्वी सम्मेलन है, यहाँ पे क्या हुआ था, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। अगर आपसे पूछेगा द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था तो 1997 में। कहाँ पे हुआ था, तो 1997 में जो सम्मेलन हुआ था वो न्यूयॉर्क में हुआ था, ठीक। तो इसमें क्या था, एजेंडा 21 जो 94 में लागू किए गए थे, 97 में एजेंडा 21 का मूल्यांकन भी हुआ था। एजेंडा 21 का इसी साल क्या किया गया, मूल्यांकन भी किया गया। इसके अलावा इसो रियो +5 सम्मेलन भी किया गया। इसे हम क्या कहें, जो 1997 में सम्मेलन हुआ है इसी को हम रियो +5 सम्मेलन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, 1992 में मतलब 1992 में रियो सम्मेलन हुआ, उसके 5 साल बाद 97 में हुआ, तो इसे हम क्या बोलते हैं, रियो +5 सम्मेलन भी कहते हैं, ठीक। अब इसके बाद जो है आपको ये सम्मेलन हो गए, इसी से संबंधित है अब आपका 1997 से ही क्योटो प्रोटोकॉल। अब इसको अच्छे से समझना है, आपके सिलेबस में भी क्योटो प्रोटोकॉल है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए आपके सिलेबस में एक हेडिंग ही बना के दी हुई है क्योटो प्रोटोकॉल की, तो भी समझ लीजिए क्या है। पहला पृथ्वी सम्मेलन आपको 92 में पता चला, दूसरा 97 में। अब जो दिसंबर 97 था, दिसंबर 97 में ही प्रकाश में आया क्योटो प्रोटोकॉल। एक चीज़ समझिए, ये सब क्या है, वैश्विक तापन, ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन कटौती से संबंधित क्या है, प्रोटोकॉल है। तो ये क्या है, कार्बन कटौती, वैश्विक तापन, इन सब से संबंधित प्रोटोकॉल है। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, वैश्विक तापन या कार्बन उत्सर्जन से ही है। अब इसमें जो चीज़ें थी उसको समझिए। ग्रीन हाउस गैसों को देखिए, जो ग्रीन हाउस गैसें थी
इनमें कमी कैसे आए, इनमें कमी लाने के लिए क्योटो एक शहर है कहाँ का, जापान का। वहाँ पे एक सम्मेलन हुआ जिसे हम क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। इसका कई लक्ष्य था, कुल मिलाकर के इसका लक्ष्य मेन ये था कि जो ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा है वो ज़्यादा न बढ़े, इसी के लिए प्रोटोकॉल लागू किया गया था। तो इस प्रोटोकॉल में 2 भागों में इसको बांटा गया था, एनेक्स फर्स्ट और एनेक्स सेकेंड। मतलब देशों को इसमें 2 भागों में बांट दिया गया। पहला था एनेक्स फर्स्ट, दूसरा था एनेक्स सेकेंड। अब फर्स्ट में कौन है और सेकेंड में कौन है, इसमें एक चीज़ समझिए। इसमें आते थे विकसित राष्ट्र और इसमें आते थे विकासशील राष्ट्र। अब ये बांटा क्यों गया इसको समझाते हैं। देखिए हुआ क्या था, कार्बन का उत्सर्जन हमें कम करना है। तो जो देश विकसित हो चुके हैं, अब वो अगर औद्योगिक निर्माण, देखिए सबसे अधिक कार्बन उत्सर्जन कहाँ होता है, जब हम इंडस्ट्रीज़ में क्या करते हैं, डेवलप करने की कोशिश करते हैं, तो सबसे अधिक कार्बन उत्सर्जित होता है। तो जो विकसित देश हैं अब वो न भी करेंगे तो विकसित ही रहेंगे, लेकिन विकासशील देशों को विकास करने के लिए कार्बन उत्सर्जन तो करना पड़ेगा। तो 2 भाग में बांट दिए और इसके बाद एक चीज़ सोचे कि विकसित देश क्या करेंगे, कार्बन उत्सर्जन कम कर दें या ना करें, और ये थोड़ा सा जितना कर रहे हैं ये कर सकते हैं। तो इससे बैलेंस क्या रहेगा, बना रहेगा। तो कुल मिलाकर के इनको कहा गया कि आप बहुत कम कर दीजिए और इनको कहा गया कि चलिए आप लिमिट में करते रहिए, क्योंकि आपको क्या करना है, विकसित होना है। जब विकसित देश, विकासशील देश कैसा हो जाएगा, विकसित देश के बराबर हो जाएगा, तो वो भी क्या करेगा, कार्बन उत्सर्जन करना बंद कर देगा। तो धीरे धीरे ये क्या होगा, बैलेंस मेंटेन रहेगा। तो देखिए इसमें जो चीज़ें थी कि हमें एनेक्सी 1 एनेक्सी 2, लेकिन ये बहुत दिन तक चला नहीं। जो विकसित देश थे उन्होंने माना इस चीज़ को ज़्यादा नहीं, तो इसलिए ज़्यादा दिन तक लागू नहीं हो गया। कुल मिलाकर के इसका प्रमुख उद्देश्य था कि जो 92 में स्तर था कार्बन का, उसी पे वापस चले जाना। कहने का मतलब कार्बन के स्तर को पूर्व के स्तर पे वापस पहुंचाना, जो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह, उसको पूर्व के स्तर पे क्या कर देना, वापस पहुंचा देना। ठीक है। तो अब इसके बाद अब आपको अगर कोप सम्मेलन याद करने हैं, तो देखिए कोप कहने का मतलब क्या है। कोप जो सम्मेलन थे उसको याद करने के लिए बहुत सी चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी। कैसे, आपने 1992 का एक सम्मेलन याद कर लेना है, उसके बाद से आप सारे कोप सम्मेलन आसानी से याद कर लेंगे। जैसे आपसे कोई पूछे कोप 13, तो कोप 13 की छोड़िए, जैसे कि आपसे कोई पूछ रहा है कोप, जितना भी आपसे पूछेगा, कोप 10, कोप 20, कोई भी सम्मेलन, उसको आपको 92 से जोड़ लेना है, जितना भी रहेगा, उसके बाद डेट अपनी निकाल लेनी है। तो आसानी से आपके कोप के सारे सम्मेलन क्या होंगे, मिलने लगेंगे। ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक और चीज़ बतानी है, वो भी जान लीजिए। इसको मिटा दे रहे हैं हम। आपको बताना NAPCC, जिससे एक आध क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछता ही है। आपको उसके 8 मिशनों के नाम याद कर लेने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, तो 8 मिशन याद कर लेने हैं कि NAPCC है क्या, कब आया था और इसके 8 मिशन क्या हैं। NAPCC कहने का मतलब है नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज राष्ट्रीय एक्शन प्लान किसके लिए, जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति जो है उसी को हम बोलते हैं NAPCC। तो ये 30 जून 2008 में आया था। उस समय आपके प्रधानमंत्री, आपको पता ही होगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब थे। ठीक है, उन्हीं के ज़माने में ये NAPCC एक्शन प्लान आया। तो इस प्लान में जो प्रमुख 8 मिशन हैं उनके नाम आपको कम से कम याद रहने चाहिए। पूछता है कि NAPCC से संबंधित प्लान नहीं है, तो कम से कम 8 के नाम याद रहेंगे तो आप बता देंगे, या संबंधित है तो भी 8 के नाम आपको याद होने चाहिए। मैं लाइन से उनका नाम लिख दे रहा हूँ, आप इसको देख करके नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। पहला है राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय
सौर मिशन, इसका नाम एक और था जवाहरलाल नेहरू सौर मिशन, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू सौर मिशन भी इसका नाम था। दूसरा है राष्ट्रीय वर्धित ऊर्जा मिशन, दूसरा है राष्ट्रीय वर्धित ऊर्जा मिशन। कहने का मतलब है वर्धित की जगह कुछ और दे देगा, लेकिन आप समझ लीजिएगा ऊर्जा मिशन से संबंधित है। इंग्लिश में अलग होते हैं, हिंदी में थोड़े से इसके नाम अलग हो जाते हैं। तीसरा है राष्ट्रीय वहनीय पर्यावास मिशन, ठीक। चौथा है राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन, हरित मिशन, ठीक है, राष्ट्रीय हरित मिशन या ग्रीन इंडिया मिशन। चार ये हो गए, ठीक है, राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन। इसके बाद है राष्ट्रीय सतत कृषि विकास मिशन, राष्ट्रीय सतत कृषि विकास मिशन। इसके बाद है आपका राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्यनीति, या फिर एक काम कीजिए राष्ट्रीय जल मिशन लिख लीजिए, उसको अंतिम में लिख लेंगे, राष्ट्रीय जल मिशन, ठीक। इसके बाद राष्ट्रीय हिमालयी पारिस्थितिक संवर्धन मिशन, राष्ट्रीय हिमालयी पारिस्थितिकी संवर्धन मिशन, मतलब हिमालय का जो पारिस्थितिक है उसको उसी तरह बचा करके रखने का मिशन। और आठवां है आपका राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्य, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्यनीति। तो आपके 8 मिशन हैं, उनके नाम फिर से देख लीजिए। पहला है राष्ट्रीय सौर मिशन, दूसरा है राष्ट्रीय वर्धित ऊर्जा मिशन, तीसरा है राष्ट्रीय वहनीय पर्यावास मिशन, चौथा है राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन जिसे हरित मिशन भी कहते हैं, पांचवा है राष्ट्रीय सतत कृषि विकास मिशन, छठा है राष्ट्रीय जल मिशन, सातवां है राष्ट्रीय हिमालयी पारिस्थितिक संवर्धन मिशन और आठवां मिशन है राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन संबंधी मिशन। अब इसके बाद जो आपको कुछ और सम्मेलन और प्रोटोकॉल बताने हैं, अब वो भी जान लीजिए। चलिए, अब आपका एक और बचता है, चलिए इसको मिटा देते हैं। देखिए, आपको एक पढ़ना है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये पढ़ना है, आपके सिलेबस में दिया भी हुआ है। तो पहली बात तो एकदम याद कर लेना है, किससे संबंधित है? क्षरण से। किसके? ओजोन क्षरण से। ओजोन क्षरण से संबंधित प्रोटोकॉल है ये। अब इसमें है क्या क्या जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात, ये सबसे सफल माना जाता है, ये जो है सबसे सफल प्रोटोकॉल माना जाता है, मतलब इसका इम्प्लीमेंटेशन जो होता है बड़े अच्छे से हुआ था, तो सबसे सफल प्रोटोकॉल माना जाता है। अब ये 1900 कब हुआ था? 1987 में हुआ था और 1989 से स्वीकार किया गया या प्रभावी हुआ। ये कब प्रभावी हुआ? 1989 से। तो ये तो हो गया ओजोन क्षरण से संबंधित प्रोटोकॉल था, सबसे सफल माना जाता है। 1987 में आयोजित हुआ था ये और 1989 से प्रभावी हो गया था। अब जो प्रमुख ओजोन क्षरण से प्रोटोकॉल हैं वो भी मैं लिख दे रहा हूँ, समझ लीजिए। सबसे पहले हुआ था 1985 में वियना कन्वेंशन। वियना कन्वेंशन, ये सारे प्रोटोकॉल जो लिख रहे हैं वो ओजोन क्षरण से संबंधित हैं। पहला है वियना कन्वेंशन, दूसरा तो यही है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। 2 हो गए। मान लीजिए आपसे पूछ देगा कौन सा संबंधित है अथवा नहीं है, तो भी आप कर लेंगे। 1990 में हुआ था लंदन सम्मेलन। लंदन सम्मेलन ये भी क्या है? ओजोन क्षरण से संबंधित है।
इसके बाद हुआ था 1992 में कोपहेगन सम्मेलन। 1992 में कोपहेगन सम्मेलन, ये भी ओजोन क्षरण से संबंधित है। और एक और है, वो याद कर लीजिए, लास्ट 1995 में इतने सम्मेलन हुए, और 1995 की डेट इम्पॉर्टेंट इसलिए है, कारण क्या है कि इसी दिन सितंबर में, किस सितंबर को, 16 सितंबर। 16 सितंबर क्यों इम्पॉर्टेंट है? 16 सितंबर इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज ही के दिन ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो आज ही के दिन 1995 में 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय रूप से अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में ओजोन दिवस को घोषित किया गया था। आज 2020 का जो थीम है वो आपको याद कर लेनी चाहिए, इम्पॉर्टेंट है, ओजोन दिवस के लिए याद कर लीजिएगा कि आज 2020 की थीम क्या है, 2019 की थीम क्या है, ये आप ढूंढ करके इसको याद कर लीजिएगा। ठीक, अब चलते हैं आगे। ये हो गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसके बाद अब आपको जो थोड़ी बहुत चीज़ें बतानी हैं वो भी अब आप जान लीजिए। चलिए इसको भी मिटा दे रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब जो है, अब आपको ऊर्जा संसाधन के विषय में पढ़ाना है। ऊर्जा संसाधन, एनर्जी रिसोर्सेज जो हैं उसको समझ लीजिए। तो ऊर्जा संसाधन को हम मुख्यतः दो भागों में बांट लेते हैं और आसानी से पढ़ लेते हैं। एक होता है नवीकरणीय, मतलब ऐसी ऊर्जा जिसको हम बार बार रिन्यूएबल कर सकें, बार बार प्रयोग में ला सकें, वो क्या होगा, नवीकरणीय। और दूसरा होगा अनवीकरणीय, जिसका एक बार उपयोग करके हम दोबारा उपयोग ना कर सकें। तो आपको एक चीज़ तो पता चल गई, जो बार बार उपयोग होगी वो ज़्यादा अच्छी ऊर्जा होगी, स्वच्छ ऊर्जा होगी, गुणवत्तापरक ऊर्जा होगी। जो बार बार उपयोग नहीं होगी वो अच्छी ऊर्जा नहीं मानी जाएगी। तो अच्छी ऊर्जा क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। अब नवीकरणीय में क्या क्या चीज़ें आती हैं जिनका बार बार उपयोग कर सकते हैं, तो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, बायोमास, चार तो आपको एकदम याद होने चाहिए, भूतापी ऊर्जा, ज्वार ऊर्जा, और एक और ऊर्जा आप लिख सकते हैं, वो भी लिख दे रहा हूँ, कचड़े से उत्पादित ऊर्जा। ये भी मानी जाती है किसमें, कचड़े से उत्पादित ऊर्जा। ये भी क्या मानी जाती है, नवीकरणीय में। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, बायोमास, भूतापी ऊर्जा, ज्वार ऊर्जा, कचड़े से उत्पादित ऊर्जा। चलिए थोड़ा इसको ऊपर लिख देता हूँ कि आसानी से समझ में आएगा। देखिए, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी जिसे आप बोलते हैं, बायोमास, ज्वारी ऊर्जा, और कचड़े से उत्पादित ऊर्जा। ये एक नया फॉर्म है नवीकरणीय ऊर्जा का। तो ये प्रमुख हैं जो नवीकरणीय में आते हैं। अब ये सब के सब पहले से हम देखिए, पहले हम सौर ऊर्जा का उस तरह प्रयोग नहीं कर पाते थे, पवन का नहीं, तो ये सब के सब गैर पारंपरिक भी हैं। ध्यान दीजिएगा, ये सब के सब क्या हैं, नवीकरणीय के साथ साथ गैर पारंपरिक भी स्रोत भी हैं। पहले पारंपरिक रूप से कोयले वोयले का उपयोग करते थे, ठीक है, गैर पारंपरिक भी हैं। ठीक, अब जो अनवीकरणीय ऊर्जा है जिसे हम पारंपरिक स्रोत में लाते हैं, तो उसमें क्या क्या, कोयला, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, ये सारी चीज़ें क्या हैं, पारंपरिक स्रोत हैं। लेकिन इसमें भी कुछ चीज़ें गैर पारंपरिक स्रोत में आती हैं जो अनवीकरणीय हैं लेकिन पारंपरिक स्रोत हैं। ध्यान दीजिएगा, ये सब के सब क्या हैं, पारंपरिक हैं। और इसी में भी कुछ चीज़ें अपारंपरिक में आती हैं, जैसे हमने आधुनिक युग में किसका प्रयोग करना शुरू कर दिया, परमाणु ऊर्जा का, लेकिन ये क्या है, अनवीकरणीय है। इसी के साथ शैल गैस होती है,
शेल गैस, ये भी क्या है, अनवीनीकरणीय है, लेकिन क्या है, गैर पारंपरिक स्रोत में दोनों आती हैं। किस में आती हैं, गैर पारंपरिक स्रोत में। इसमें मैंने जितने लिखे नवीनीकरणीय में, सब के सब गैर पारंपरिक में हैं, और इसमें मैंने जो लिखे हैं पारंपरिक में कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, और गैर पारंपरिक में परमाणु ऊर्जा और शेल गैस। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। और यही इसी वाले को हम जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं, जो आपके पारंपरिक स्रोत हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, जीवाश्म ईंधन। ठीक, अब हम एक जरूरी चीज़ बताने जा रहे हैं, भारत का नवीनीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य। इससे आपके प्रश्न बनते हैं। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जो भारत का नवीनीकरणीय ऊर्जा प्राप्ति का लक्ष्य है, क्योंकि अनवीनीकरणीय ऊर्जा क्या है, इसके संसाधन समाप्त हो जाएंगे, तो इसका उपयोग ना करें, बल्कि नवीनीकरणीय का उपयोग हम करते रहें। तो चलिए, जो हमारा नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत का लक्ष्य है, देखिए नवीनीकरणीय ऊर्जा का जो लक्ष्य है 2022 का, पहले उसको समझ लीजिए। तो उसमें हमें 175 गीगावाट का लक्ष्य है। टोटल कितना है, 175 गीगावाट का लक्ष्य है। अब उसमें किसका कितना भाग है वो समझ लीजिए। उसमें सौर ऊर्जा का जो भाग है वो है 100 गीगावाट, पवन ऊर्जा का जो भाग है वो है 60 गीगावाट, बायोमास का जो भाग है वो है 10 गीगावाट, और जो लघु जल ऊर्जा का भाग है, जिसे हाइड्रो पावर कहते हैं, वो है 5 गीगावाट। तो अब आप इसको जोड़ेंगे तो 100, 60, 160, 10, 170, 5, 175 गीगावाट का लक्ष्य पूरा। ये हमारा 2022 तक का लक्ष्य है। लेकिन जो 2030 का लक्ष्य है, ये तो 2022 का लक्ष्य है, लेकिन जो 2030 का हमने लक्ष्य बनाया है वो कितना है, 350 गीगावाट। किसका, इसका जस्ट दुगुना, 175 का ठीक दुगुना 2030 तक। तो अब अगर मान लीजिए क्वेश्चन बना कि सौर ऊर्जा कितनी बढ़ानी पड़ेगी, 100 से 200 बढ़ा दीजिए तो 2030 का पूरा हो जाएगा। 60 से 120 कर दीजिए, 10 से 20, 5 से 10, ठीक दुगुना कर देंगे तो 2030 का भी लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन और भी तरीके से पूछ सकता है कि कुल कितना प्रतिशत है सौर ऊर्जा का नवीनीकरणीय में। तो नवीनीकरणीय कितनी प्राप्त करनी है 22 में, 175। सौर ऊर्जा कितनी है, 100। तो काट करके परसेंटेज तो आप निकाल ही लेंगे इतना, 4/7, 4/7 का परसेंटेज आप आसानी से निकाल लेंगे गुणे 100 करके। तो अगर आप परसेंटेज निकाल लेंगे तो अपने आप हो जाएगा। ठीक है, 400 को 7 से भाग दे लीजिएगा, ये आपका काम है, परसेंटेज निकाल करके बता दीजिएगा। ठीक, तो ये प्रमुख लय सौर ऊर्जा। देखिए आपको याद क्या करना है, 2022 तक का हमारा लक्ष्य कितना है, 175 गीगावाट पहुंचना, जिसमें सौर ऊर्जा 100 गीगावाट योगदान देगी, पवन ऊर्जा 60 गीगावाट, बायोमास 10 गीगावाट, लघु जल ऊर्जा 5 गीगावाट, टोटल मिला के हो गया 175। अब 2030 का मैंने लक्ष्य क्या तय रखा है, 350 गीगावाट का। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा आप आंसर कर लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा आगे, अब कुछ छोटी बड़ी चीज़ें बतानी हैं वो भी बता देते हैं। चलिए मिटा दे रहा हूँ मैं। अब कुछ चीज़ें आपको बतानी है, जैसे कि बायोडीजल। बायोडीजल, डीजल तो आप जानते हैं, बायोडीजल का मतलब क्या होगा, बायो का मतलब जैविक डीजल है। तो जैविक डीजल कहने का मतलब है इसमें क्या होता है, तो आपको ये याद कर लीजिए। जेट्रोफा एक फसल है, एक पौधा है, जेट्रोफा ये क्या है, पौधा है जो कि बायोडीजल होता है। ठीक, इसके बाद जैव ईंधन में जेट्रोफा से बनाया जाता है। जेट्रोफा ऐसे लिखिए, या फिर कुछ लोग जेट्रोफा ये भी लिखते हैं, तो कोई भी एक नाम जेट्रोफा याद कर लीजिए। वो क्या है, एक प्रकार का बायोडीजल है। अब जैसे कि करंज, महुआ, नीम आदि से भी क्या बायोडीजल बनाया जा सकता है। जैसे करंज, ये सब पौधे हैं, नीम, महुआ, इन सब से भी हम क्या कर सकते हैं, बायोडीजल की प्राप्ति कर सकते हैं, जैविक ईंधन के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद आपको हरित ईंधन का नाम याद करना है, तो वो भी बता देते हैं। हरित ईंधन
कभी कभी एग्जाम में प्रश्न बन जाते हैं, तो अगर जानते रहेंगे तो कर लेंगे। हरित ईंधन कहने का मतलब है पर्यावरण प्रदूषण नहीं करेगा। तो एथेनॉल आपने नाम सुना होगा, एथेनॉल एक प्रकार का क्या है, हरित ईंधन है। अब एथेनॉल कहाँ से प्राप्त होता है? ऐसे जितने भी पौधे होते हैं जिसमें शक्कर युक्त पदार्थ पाए जाते हैं, शक्कर युक्त जितने भी पौधे हैं उसमें एथेनॉल की प्राप्ति होती है। तो शक्कर युक्त पौधों में आप जानते हैं गन्ना या फिर महुआ, और ऐसे जो होंगी एथेनॉल शक्कर युक्त होंगे, उसमें एथेनॉल की प्राप्ति होती है। अब आपको प्रदूषण हो गया, आपका सारी चीज़ें हो गई। अब आपको एक छोटी सी चीज़ बतानी है, एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है और इम्पॉर्टेंट भी है, फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश का मतलब उड़ती हुई राख। अब राख कहाँ से प्राप्त होती है? कोयला जलता है तो राख प्राप्त होती है, बस वही समझ लीजिए। फ्लाई ऐश पढ़ लीजिए, फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश होता क्या है, कहाँ से प्राप्त होता है? तो इसको समझने के लिए सबसे बेसिक सी चीज़ है कि ये प्राप्ति होती है जब जो आपके जितने भी जो कोयले वाले संयंत्र लगे होते हैं, तो कोयले को, जो कोयले संयंत्रों से, कोयले के जो संयंत्र होते हैं उनसे फ्लाई ऐश क्या करती है, उड़ करके वायुमंडल में मिलकर नुकसान पहुंचाती है। तो अब ये अगर हवा में मिल जाएगी तो नुकसान पहुंचाएगी। तो इसके प्रमुख नुकसान जान लीजिए। श्वसन रोग, राख जब आपके सांस के जरिए अंदर चली जाएगी तो श्वसन रोग होगी। दूसरा, वायु की गुणवत्ता में कमी आएगी, वायु का क्या होगा, जो गुणवत्ता है वो खराब होगी। ये इसके प्रमुख क्या हैं, हानियां हैं, या इसके जो डिसएडवांटेज हैं यही हैं। इसके अलावा जब ये जैसे ये पेड़ है, इसकी पत्तियों पर अगर फ्लाई ऐश जम गया तो पत्तियां क्या नहीं कर पाएंगी, जल को धारण करने की क्षमता, मतलब कुल मिलाकर के प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएंगी। पत्तियों को प्रकाश संश्लेषण करने से रोकता है, करने से रोक देगा। और आपको पता है कि जब अगर पत्तियां प्रकाश संश्लेषण नहीं करेंगी तो खाना नहीं बना पाएंगी, और खाना नहीं खा पाएंगी तो अपना विकास नहीं कर पाएंगी। तो इसके जो प्रमुख क्या हैं, डिसएडवांटेज हैं, वो यही 3 हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये डिसएडवांटेज ना हो तो इसका कुछ हम प्रयोग करें कि ये हमें लाभ दे। तो इसके लाभ समझ लीजिए, आपके लाभ से क्वेश्चन आ चुके हैं यूजीसी में। इसके प्रमुख लाभ क्या हैं? तो फ्लाई ऐश से सबसे पहले बात है कि हम इससे ईंट बना सकते हैं। ईंट, इससे बनी हुई ईंट क्या होगी, हल्की और सस्ती होगी, सस्ती। इससे हल्की और सस्ती ईंट बनाते हैं और साथ में ईंटें क्या होंगी, मजबूत होती हैं। तो पहला काम, फ्लाई ऐश उड़ाने से अच्छा क्या है, हम इससे ईंट बना लें। इसके अलावा खेतों में इसको छिड़काव कर सकते हैं, खेतों में छिड़काव एक तरह से क्या बन गया, खाद के रूप में। क्यों? जैसे खेत में मान लीजिए इसका छिड़काव करते हैं तो ये क्या करेगा, जो मिट्टी के जल ग्रहण करने की क्षमता है बढ़ा देगा। ध्यान दीजिएगा, जल ग्रहण करने की क्षमता मिट्टी की क्या करेगा, बढ़ा देगा। पहला तो है ईंट बना सकते हैं, खेतों में छिड़काव कर सकते हैं, और इससे और भी चीज़ें कर सकते हैं। देखिए, मान लीजिए ज़मीन में गड्ढा है तो भूमि का भराव कर सकते हैं, भूमि को इससे पाट सकते हैं, और इतनी प्रमुख चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हम इससे कर सकते हैं। तो इसके 3 हानियां मैंने बता दी प्रमुख, और 3 लाभ बता दिए कि ईंट बना लीजिए, खेतों में खाद के रूप में प्रयोग कीजिए, ज़मीन को भरने के काम आ सकता है। ये सारी चीज़ें इससे हो गई। अब कुछ और भी चीज़ें बता दे रहे हैं, लगभग चीज़ें तो मैंने बता दी, और भी चीज़ें जो हो सकती हैं वो भी जान लीजिए। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारे यहाँ जारी हुआ था हमारे वायु की गुणवत्ता जानने के लिए एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो आप इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा। लेकिन इसमें जो प्रमुख 8 प्रदूषक थे उनके नाम जान लीजिए। एयर क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स, इसमें प्रमुख रूप से 8 प्रदूषकों का जिक्र किया गया है, उनके नाम जान लीजिए। मान लीजिए एग्जाम में कभी पूछ दिया कि कौन सा एयर क्वालिटी इंडेक्स में प्रदूषक नहीं स्वीकार किया गया है, तो याद कर लीजिए PM10 पार्टिकल,
दूसरा PM 2.5 पार्टिकल, 2 ये हो गए। तीसरा है आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड 3 हो गए। चौथा है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, इसके बारे में आपको पढ़ा भी चुके हैं। इसके बाद है ओजोन, मैंने बताया था सतही ओजोन नुकसान पहुंचाती है, 5 आपके हो गए। इसके बाद है सल्फर डाइऑक्साइड, एक दो तीन चार पाँच छः, आपके 6 प्रदूषक हो गए। इसके बाद है अमोनिया और अंतिम है लेड। तो ये आपके 8 प्रमुख प्रदूषक हैं जिनको एयर क्वालिटी इंडेक्स में स्थान दिया गया है। ठीक, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो स्थान दी गई है 8 प्रदूषक है और बाकी चीज़ें मैंने आपको लगभग बता दी हैं। तो आज की इन्वायरमेंट की क्लास में बस इतना ही, और आपको और भी जो चीज़ें होंगी अपनी किताबों से पढ़ करके आप समझ लीजिएगा और पुराने पेपर को सॉल्व करेंगे तो काफ़ी हेल्प मिलेगी।